स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस बेहतरीन वीडियो सेशन में अध्याय संख्या 10 जैव अणु चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न के साथ साथ रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न सोल्व करेंगे। और इस वीडियो सेशन में NCERT किताब की एक एक लाइन को प्रश्नों के अंदर इंक्लूड किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। अध्याय संख्या 10 जैव अणु से प्रश्न संख्या 1 आपको अपनी स्क्रीन पर सीन हो रहा है। प्रश्न संख्या अगर अपन 1 की बात करें, क्या पूछ रहा है प्रश्न संख्या 1 में, निम्न में से डाइसैकेराइड शर्करा है। ऑप्शन नंबर ए गिवन है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टोज और ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। डियर फ्रेंड्स, अपन यहां पर एक प्रश्न की सहायता से 2 से 3 प्रश्नों को एक साथ सोल्व करेंगे। सामान्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है, इनकी थोड़ी सी अपन स्टार्टिंग में इनका परिचय जान लेते। कार्बोहाइड्रेट है डियर फ्रेंड्स, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। जो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, इनका सामान्य सूत्र होता है CHH2OY। ये तो इनका हो गया सामान्य सूत्र। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते। पहला वाला भाग होता है मोनोसेकेराइड, सेकंड वाला भाग होता है डाइसेकेराइड जिसको ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं, और थर्ड वाला भाग होता है इसका पॉलीसेकेराइड। 3 भाग हो गए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है, इनका आगे कभी भी जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका आगे जल अपघटन नहीं किया जा सकता। डाइसेकेराइड का आगे जल अपघटन होगा और 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपको प्राप्त होती है। डाइसेकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन होने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये मैंने आपको डिवाइड कर दिया कार्बोहाइड्रेट को। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड की बात करेंगे तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल की बात करेंगे तो सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अब आइए डील करते हैं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसी शर्करा है जो डाइसेकेराइड का उदाहरण है। ग्लूकोज है दोस्तों, ये मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। फ्रक्टोज ये भी आपके मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। गैलेक्टोज ये भी आपके मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। सुक्रोज ये आपके डाइसेकेराइड का उदाहरण है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। साथ में आपको एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, जितने भी डाइसेकेराइड है इनका रासायनिक सूत्र दोस्तों C12H22O11 होता है। ये भी आपको माइंड में सेट करके रखना है। जितने भी आपके पास डाइसेकेराइड है, इन डाइसेकेराइड का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। और इनके कौन कौन से उदाहरण है जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए हुई है। डाइसेकेराइड का एक उदाहरण तो सुक्रोज हो गया। सुक्रोज के साथ साथ डाइसेकेराइड का एक उदाहरण होता है आपके पास लैक्टोज। कौन सा उदाहरण हो गया, लैक्टोज। और लैक्टोज के साथ साथ माल्टोज, ये भी किसके उदाहरण है डियर फ्रेंड, डाइसेकेराइड के उदाहरण है। नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। दूध शर्करा कहा जाता है, इनमें से कौन सी शर्करा है जिसको आप दूध शर्करा कहते हैं, तो दोस्तों दूध शर्करा कहते हैं लैक्टोज को। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 6 सही आंसर है। दूध शर्करा कौन होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज किसका उदाहरण है, डाइसेकेराइड का उदाहरण है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देता चलो दोस्तों, फ्रक्टोज इसको फल शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज इसको कौन सी शर्करा बोलते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं अपन फल शर्करा। ये भी आपको माइंड में रखना है। लैक्टोज को कौन सी शर्करा बोलते हैं, लैक्टोज को बोलते हैं दूध शर्करा, मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज को बोलते हैं दूध शर्करा या मिल्क शुगर। ग्लूकोज, ग्लूकोज को दोस्तों ये पता रखना है, ग्लूकोज को अपन डेक्सट्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज को और कौन सी शर्करा बोलते हैं, डेक्सट्रोज। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई यहां से। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं। सेलुलोज ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं और फ्रक्टोज को फल शर्करा, फ्रूट शुगर कहते हैं।
प्रश्न संख्या 3 की ओर मूव करेंगे। अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक लक्षण है। दोस्तों जो प्रोटीन है इसकी दो प्रकार से संरचनाएं बता सकते हैं अपन, एक तो अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरी होती है बीटा प्लेटेड शीट संरचना। तो अल्फा हेलिक्स संरचना वास्तव में किसका संरचनात्मक लक्षण है? पॉलीपेप्टाइड का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? पॉलीपेप्टाइड। क्योंकि जो आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन में क्या होता है, ये एमिनो अम्ल का बहुलक है और एमिनो अम्ल है आपस में पेप्टाइड बंध से आबंधित होते हैं और बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेंगे जिससे प्रोटीन का निर्माण होगा। साथ में यह पता रखना है कि प्रोटीन है ये अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर मूव करते। आरएनए की संरचना होती है। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है, अपने दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है, एक होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए। डीएनए की संरचना है वो द्विकुंडलित होती है, लेकिन बात करें अपन आरएनए तो आरएनए की संरचना हमेशा कैसी होती है? एक कुंडलित होती है। और आरएनए का अपने शरीर में मुख्य रूप से कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य रूप से कार्य होता है डियर फ्रेंड प्रोटीन संश्लेषण का। तो ये भी आपको माइंड में सेट करके रखना है कि आरएनए है वो मुख्य रूप से कौन सा कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और बात करें अगर डीएनए तो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव कीजिए। प्रश्न संख्या 5, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था प्रोटीन है वो वास्तव में किसका बहुलक होता है? तो ये माइंड में सेट करके रखना, अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन है वो किसका बहुलक होता है? अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। और ये एमिनो अम्ल है वो आपस में कौन से बंध से आपस में आबंधित रहते हैं? पेप्टाइड बंध से। तो संरचनात्मक लक्षण है प्रोटीन का कौन सा हो जाएगा? पेप्टाइड बंध हो जाएगा। नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6, न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं। दोस्तों जब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है और न्यूक्लियोसाइड से फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से आबंधित होते और किसका निर्माण कर देते? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे और उससे आपके न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में डियर फ्रेंड्स एक तो होती है शर्करा। न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन होगा? शर्करा। और शर्करा के साथ होता है दोस्तों नाइट्रोजिनस बेस, मतलब नाइट्रोजनी क्षारक। और शर्करा में यहां पर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। जो भी न्यूक्लिक अम्ल है इसमें उपस्थित जो शर्करा है उसको पेंटोज शर्करा कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा? जब पेंटोज शर्करा से नाइट्रोजनी क्षारक आबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, पेंटोज शर्करा व फॉस्फोरिक अम्ल, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजनी क्षार व फॉस्फोरिक अम्ल, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नाइट्रोजनी क्षार व पेंटोज शर्करा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर से। इसी से किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का। और दोस्तों जब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक अम्ल आबंधित हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। तो यहां से ये है जो नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल, ये किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसाइड नहीं है दोस्तों, ये क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। नेक्स्ट वाला देखिए प्रश्न संख्या 7, सुक्रोज का जल अपघटन देता है। अभी मैंने आपको बताया सुक्रोज है उसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11, क्योंकि ये डाइसेक्राइड का उदाहरण है। और सुक्रोज का जब अपन जल अपघटन करेंगे अम्लीय माध्यम के अंदर, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन, तो दोस्तों यहां पर आपको 2 अणु मिलेंगे। एक अणु होता है आपके पास ग्लूकोज और दूसरा अणु होता है दोस्तों आपके पास है फ्रक्टोज। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल गया कि जब भी सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो यहां पर आपको 2 अणु प्राप्त होंगे, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स वाला, एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु। नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, निम्न एंजाइम के उत्प्रेरकीय प्रभाव से स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहां पर एंजाइम बताना है जो स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देगा? माल्टोस में परिवर्तित कर देगा। तो दोस्तों इस एंजाइम का नाम होता है डाइस्टेज एंजाइम, माइंड में सेट कर लेना। डाइस्टेज एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। और माल्टेस जो एंजाइम है दोस्तों
ये आगे माल्टोज का क्या कर देगा, अपघटन कर देगा ग्लूकोज के अंदर। तो ये आपको पता रखना है कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन कौन करता है, डाइस्टेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, एमिनो अम्ल जिनको शरीर में नहीं बनाया जा सकता वह उन्हें आहार में लेना आवश्यक होता है कहलाते। दोस्तों अगर अपन बात करें एमिनो अम्ल की, दो प्रकार के एमिनो अम्ल होते, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल है, इनका निर्माण कभी भी अपने शरीर में नहीं होता है, तो इनको भोजन के साथ अपन को क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, और इस प्रकार के एमिनो अम्ल को बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एमिनो अम्ल जिनको शरीर में नहीं बनाया जा सकता वह उन्हें आहार के साथ लेना आवश्यक होता है, कौन से कहलाते, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते। और अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से, ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है और जिनको आहार के साथ लेना आवश्यक नहीं होता, ये कौन से एमिनो अम्ल कहलाते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल। प्रश्न संख्या 10 की ओर मूव करेंगे। स्टार्च किस इकाई का बहुलक है, मतलब यहां पर आपको दिया हुआ यौगिक कौन सा है, स्टार्च, और अभी मैंने आपको बताया स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब के सब आपके पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें स्टार्च, तो स्टार्च है वो बहुलक किसका होता है, अल्फा ग्लूकोज का, ये माइंड में सेट कर लेना। दूसरा इसी के साथ आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक दूसरा प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, वो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोस। कौन सा पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोस। और सेलुलोस है दोस्तों ये भी बहुलक होता है, लेकिन ये बहुलक किसका होता है, बीटा ग्लूकोज का बहुलक है। तो दोनों के अंदर आपको अंतर पता रखना है, स्टार्च होता है वो अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है और सेलुलोस है वो बीटा ग्लूकोज का बहुलक है, और दोनों ही किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर मूव करेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों, प्राणी स्टार्च के रूप में जाना जाता है, मतलब ऐसा स्टार्च जिसको अपन प्राणी स्टार्च कहते हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन में है जिसको अपन प्राणी स्टार्च के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों कौन सा है, वो ग्लाइकोजन है। कौन सा है, ग्लाइकोजन। क्योंकि दोस्तों जो स्टार्च होता है ये पादपों में संग्रहित भोजन के रूप में होता है, तो पादपों में जो संग्रहित भोजन है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। अगर अपन बात करें मनुष्य प्राणी में, तो मनुष्य प्राणी में जो संग्रहित भोजन है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं दोस्तों मैं यहां से, ये जो ग्लाइकोजन है, कौन, ग्लाइकोजन, जो मनुष्य शरीर में संग्रहित भोजन के रूप में संचित रहता है, इसकी जो संरचना है वो स्टार्च के एमिलोपेक्टिन के सदृश होती है। किसके समान इसकी संरचना होती है, स्टार्च के एमिलोपेक्टिन के समान होते हैं, क्योंकि स्टार्च के दो घटक होते हैं, एक एमिलोस होता है, दूसरा एमिलोपेक्टिन। तो यहां पर जो ग्लाइकोजन है इसकी संरचना स्टार्च के एमिलोपेक्टिन के समान होती है, इसीलिए ग्लाइकोजन को अपन प्राणी स्टार्च कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस शर्करा को डेक्सट्रोज के रूप में जाना जाता है। अभी बताया था दोस्तों मैंने, फ्रक्टोज को बोलते हैं अपन फल शर्करा, लैक्टोज को बोलते हैं दूध शर्करा, और ग्लूकोज को बोलते हैं डेक्सट्रोज। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो गया ग्लूकोज। नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में नहीं आता। अभी मैंने बताया एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। और दोस्तों मैंने आपको आवश्यक एमिनो अम्ल को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई है, टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ, इसमें जो जो एमिनो अम्ल आ गए वो सभी किसके उदाहरण है, आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण है। और इस ट्रिक में जो आपके एमिनो अम्ल नहीं आ रहे वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, अनावश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहां से आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा एमिनो अम्ल है जो आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, तो वेलिन, वी से देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलिन, तो ये तो आवश्यक एमिनो अम्ल है। ट्रिप्टोफेन, टी से क्या हो गया, ट्रिप्टोफेन, ये भी आवश्यक एमिनो अम्ल है। थ्रियोनिन, ये देखिए सेकेंड वाला टी, इसका क्या मीनिंग होता है, थ्रियोनिन, तो ये भी आवश्यक एमिनो अम्ल है।
ग्लाइसिन, यहां पर जी नहीं आया है ट्रिक में, तो दोस्तों यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन सही आंसर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं दोस्तों, ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक कैसा होता है, एक्रिय होता है। ग्लाइसिन है एकमात्र ऐसा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक क्या होता है, एक्रिय होता है, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये घूर्णित नहीं करता, क्योंकि इसमें किरेल कार्बन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, वसा में विल्ले विटामिन नहीं है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन के वर्गीकरण से प्रश्न है दोस्तों ये। तो आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि मैं वसा में कौन कौन से विटामिन जो विल्ले होते हैं, तो वसा विल्ले अगर आप विटामिन की बात करोगे दोस्तों, विटामिन को दो भागों में बांटते, जल विल्ले विटामिन और वसा विल्ले विटामिन। वसा विल्ले विटामिन के उदाहरण है, अड्डेक से याद कर सकते हो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, अड्डेक होते हैं वो वसा विल्ले है। तो देख लीजिए वसा में विल्ले विटामिन नहीं है, आपको वो पहचानना है। विटामिन ए ये वसा में विल्ले होता है, विटामिन डी भी वसा में विल्ले होता है, विटामिन ई भी वसा में विल्ले होता है, लेकिन विटामिन जो सी है वो वसा में विल्ले नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर मूव करते, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता। दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, डीएनए के अंदर दोस्तों आपका एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, आरएनए की, तो आरएनए के अंदर दोस्तों एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन ये उपस्थित होते हैं। तो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता, तो कौन सा वाला है, वो थाइमीन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है, कौन सा, थाइमीन। नेक्स्ट वाले प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले प्रश्न के अंदर कुछ इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है और इन रिक्त स्थान को अपन को क्या करनी है, इनकी पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान देखिए, कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों कोशिका के नाभिक में उपस्थित ऐसे अणु, ऐसे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते। तो मैं यहां पर इनके आंसर मेंशन कर देता हूं दोस्तों साथ में। तो प्रश्न नंबर जो 16 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, डीएनए की संरचना होती है, अभी बताया दोस्तों डीएनए की संरचना कैसी होती है, दिव्य कुंडलित होती है, दिव्य रज्जुकीय बोल दो या दिव्य कुंडलित। तो यहां पर मैं बोल देता हूं दिव्य रज्जुकीय संरचना होती है, मतलब दो रज्जुक होती है डीएनए के अंदर जो आपस में हाइड्रोजन आबंध के द्वारा आबंधित रहते हैं। डीएनए के जो दोनों रज्जुक है उनके मध्य जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनके मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, इसी कारण डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से आबंधित रहते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, प्रोटीन लगभग 20 विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एमिनो अम्ल। जो भी प्रोटीन है वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। नेक्स्ट देखिए, एमिलोपेक्टिन जल में, अभी मैंने बताया था स्टार्च के दो भाग होते हैं, एक एमिलोस होता है दूसरा एमिलोपेक्टिन होता है। एमिलोपेक्टिन है दोस्तों जल में कैसा होता है, अविल्य होता है, मतलब जल के अंदर ये घुलनशील नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अविल्य। एमिलोपेक्टिन है स्टार्च का वह अवयव है जो जल में क्या होता है, अविल्य होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को, मतलब ग्लूकोज की जो संरचना है वो एक 6 सदस्यीय वलय की संरचना से, चक्रीय संरचना से मिलती है और उस 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पायरेनोस कहते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरेनोस। करेक्ट आंसर हो गया इसका पायरेनोस। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर घूर्णन चिन्ह
दक्षिण से वाम हो जाता है और इस उत्पाद को कौन सी शर्करा बोलते हैं दोस्तों? अपवृत शर्करा बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ रखा है। कौन सी शर्करा बोलेंगे? अपवृत शर्करा कहा जाता है, क्योंकि जो सुक्रोज है वो कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। लेकिन सुक्रोज का जब अपन जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन होने के उपरांत सुक्रोज का जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाम ध्रुवण घूर्णक में। इसीलिए सुक्रोज को अपन कौन सी शर्करा बोलते हैं? अपवृत शर्करा कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर मूव करेंगे दोस्तों। ग्लूकोज एंजाइम के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर कौन सा उत्पाद देता है? एन-हेक्सेन। तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन-हेक्सेन। और ये जो अभिक्रिया है ये आपको ये सूचना देती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी रज्जुकीय श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैक्टोज शर्करा को, अभी बताइए लैक्टोज शर्करा को कौन सी शर्करा बोलते हैं? दूध शर्करा, मिल्क शुगर भी कहा जाता है। सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, क्योंकि सेलुलोज दोस्तों आपका किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का। और सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज की इकाइयां होती है उसमें एक ग्लूकोज इकाई का C1 और दूसरी ग्लूकोज का C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध उपस्थित रहता है। विटामिन डी एक जल में अविलेयशील विटामिन है, क्योंकि ये विटामिन डी तो किसमें विलेयशील होता है? वसा में। तो जल में क्या हो जाएगा? अविलेयशील विटामिन। जल में कैसा हो जाएगा? अविलेयशील विटामिन हो जाएगा। दोस्तों अब आज के वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। इन प्रश्नों का आप आंसर ढूंढ सकते हो। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिलते तो नेक्स्ट वाली वीडियो सेशन के अंदर जैव अणु अध्याय संख्या 10 के शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न को सोल्व करेंगे। अगर वीडियो सेशन में कुछ भी आपके समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।